मॉर्निंग, स्वागत है आपका मनी द लर्निंग ऐप में। हाँ तो बच्चों, हम यहाँ पर मानव जनन तंत्र जो चैप्टर है उसका अध्ययन कर रहे हैं और इससे जो पूर्व का लेक्चर है उसमें हमने यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्तव चक्र बोल दें या फिर आप उसको ऋतु चक्र बोल दें या फिर इसको मासिक धर्म बोल दें, इसका हमने यहाँ पर अध्ययन किया था इससे पूर्व के लेक्चर में। उसमें हमने देखा था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक तरीके से यहाँ पर गर्भाशय तथा अंडाशय में होने वाले श्रेणीबद्ध चक्रीय परिवर्तनों को ही हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल या उसको बोलते हैं आर्तव चक्र। मतलब यहाँ पर श्रेणीबद्ध और चक्रीय परिवर्तन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक सीक्वेंस में एक श्रेणीबद्ध तरीके से होते हैं तथा ये वापस रिपीट होते हैं, इस वजह से इनको श्रेणीबद्ध चक्रीय परिवर्तन आप बोल सकते हैं। फिर हमने उसके अंदर देखा था कि सामान्यतः जो है हर स्त्री के अंदर जो है यहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिन या आर्तव चक्र के जो दिन होते हैं वो दिन यहाँ पर या उनकी जो अवधि है वो हर स्त्री के अंदर अलग अलग होती है। परंतु हमें यहाँ पर एक चक्र अध्ययन करना है तो हमने एक यहाँ पर औसत ले लिया कि यहाँ पर सामान्य जो है सामान्यतः स्त्री के अंदर आर्तव चक्र की जो समय अवधि है वो 28 दिन की होती है और उस 28 दिन के बेसिस पर हमने निकाल लिया कि जो 14वां जो दिन है वहां पर क्या होगा, अंडोत्सर्ग होगा। और यहाँ पर हमने इस मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र को 3 भागों के अंदर विभाजित कर लिया। पहला 1 से लेकर के 5वां दिन जिसको हम बोलते हैं ऋतुस्राव अवस्था या इसको हम रजोधर्म, एक और वर्ड इसके अंदर लिखा हुआ एनसीईआरटी में वो है रजोधर्म, ऋतुस्राव या रजोधर्म अवस्था। उसके बाद 6ठे दिन से लेकर के 13वें दिन तक का जो समय होगा इस वाले समय को हम बोलेंगे यहाँ पर पुटिकीय अवस्था या पुटिकीय प्रावस्था या प्रचुरोद्भन अवस्था। ठीक है, आगे फिर जो होगा 14वें दिन होगा यहाँ पर अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन। उसके बाद यहाँ हम देखें तो 15वें दिन से लेकर के 28वें दिन वाली जो अवस्था है इसको हम यहाँ स्रावी अवस्था बोल सकते हैं, ल्यूटियल अवस्था बोल सकते हैं और अंडोत्सर्ग की बात की है इस वजह से इसको हम पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था भी बोलते हैं। अब आपने देखा होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण जो है हमें यहाँ पे 4 हार्मोन जो है उनके अंदर ही हमने चेंजेस देखे। हमने यहाँ पर 3 तरह के परिवर्तन देखे, एक तो हार्मोनों में परिवर्तन देखा था, उसके अलावा अंडाशय में क्या परिवर्तन हो रहा है और यहाँ पर गर्भाशय की जो दीवार है एंडोमेट्रियम में उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। तो हार्मोनों में परिवर्तन देखे हमने 4 तरह के हार्मोन की बात की थी यहाँ पर, FSH, LH, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। FSH और LH जो है वो तो अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं और इनको गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। ठीक, गोनेडोट्रोपिन मतलब ये जो है यहाँ पर जनांग जो है उनको क्या कर रहे हैं, उद्दीपित कर रहे हैं। मेनली जो बात करते हैं जो प्राथमिक लैंगिक अंग की हमने बात की थी, प्राथमिक लैंगिक अंग मतलब स्त्री में कौन सा होगा, अंडाशय। तो ये अंडाशय को जाके उद्दीपित करेंगे और वापस FSH LH की वजह से कुछ क्रियाएं वहां पर शुरू होंगी। ऐसे हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो हार्मोन जो प्रोजेस्टेरोन है ये भी यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखो तो हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ये तो यहाँ पर अंडाशय स्रावित करता है। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इनिबिन हार्मोन जो है यहाँ पर अंडाशय, और अंडाशय में कौन सी संरचना, कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस लुटियम कहाँ मिलती है, अंडाशय में। तो वही संरचना यहाँ पर क्या करती है, इन हार्मोनों का स्रावन करती है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इनिबिन का। अब यहाँ प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन मेनली जो हमने यहाँ पर आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर देखा जो FSH, LH, उसके अलावा यहाँ पर देखा हमने प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनके हार्मोन में अंतर देखा। बात की थी कि जो रजोधर्म है या फिर यहाँ पर ऋतुस्राव जो है वो अवस्था यहाँ पर मुख्यतः, वैसे तो FSH, LH, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन इन सभी का स्तर यहाँ पर कम होता है, लेकिन मुख्यतः जो प्रभाव पड़ता है वो प्रोजेस्टेरोन के स्तर कम होने की वजह से। प्रोजेस्टेरोन के स्तर कम होने की वजह से ही ऋतुस्राव या रजोधर्म आता है। ठीक है, उसके स्तर कम होने की वजह से बताया था कि जो गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है उसकी रुधिर वाहिनियां हैं ये सब टूटने लगती हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है कि वहां पर ऋतुस्राव होता है और ऋतु द्रव निकलता है और ऋतु द्रव के अंदर जो है रक्त, उसके अलावा गर्भाशय रुधिर वाहिनियों के उत्तक, ठीक है, और यहाँ पर जो सर्वाइकल म्यूकस ये सब उसके अंदर उपस्थित होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो देखना है बच्चों, मेनली एक ग्राफ भी दिया हुआ है आपके इसमें एनसीईआरटी के अंदर, तो उस ग्राफ को समझते हैं। उस ग्राफ को मैंने यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले ग्राफ देखेंगे हम LH और FSH के मध्य और दूसरा ग्राफ देखेंगे यहाँ पर हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के मध्य। तो कभी कभी जो ग्राफ से संबंधित प्रश्न आएगा तो वो आपको यहाँ पर आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले जो ग्राफ देख रहे हैं हम, वो सबसे पहले ग्राफ देख रहे हैं यहाँ पर FSH और LH के मध्य, FSH और LH के मध्य, FSH व LH के मध्य ग्राफ, LH के मध्य ग्राफ।
तो FSH और LH के मध्य ग्राफ यहां पे देख रहे हैं किस तरीके से। देखो बच्चों, यहां मान लीजिए इस तरीके से मैंने यहां ग्राफ लिया, ठीक है। ये वाला जो एक्सिस है, ये एक्सिस तो यहां पर सांद्रता को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। और ये यहां पर जो है ये समया अवधि बताएगा। किसकी समया अवधि? आर्तव चक्र की या मेस्ट्रोल साइकिल की। तो मेस्ट्रोल साइकिल की अब यहां पर जो है मैं पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है। यहां मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये यहां पर फर्स्ट डे, यहां पर ले लिया मैंने ये 28 डे। तो हम 28 डेज का साइकिल मान के चल रहे हैं और सबसे बीच में यहां पर हमने ले लिया इसके 14th डे। तो 14th डे पे हम यहां पर सर्कल बना दे। 14th डे तो क्या होगा बच्चों? ओवुलेशन होगा, यानी जिस स्त्री के अंदर 28 दिन का आर्तव चक्र होगा उसका जो अंडोत्सर्ग का दिन होगा वो 14वां दिन होगा। ये कैसे निकालते हैं ये भी हम बात करेंगे कि मान ली किसी स्त्री के अंदर 32 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसके अंडोत्सर्ग का दिन क्या होगा वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं FSH और LH के मध्य ग्राफ। अब इसको ग्राफ बनाने से या ग्राफ जो बना रहे हैं इस ग्राफ में हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो 14th डे है, इस 14th डे पर यहाँ पर ग्राफियन पुटिका फट जाती है और यहाँ पर ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग होता है। और ओवुलेशन के लिए जो उत्तरदायी हार्मोन है वो है यहाँ पर LH हार्मोन। क्या है? LH हार्मोन। तो LH जो हार्मोन होता है वो यहाँ पर इसके लिए उत्तरदायी, मतलब LH की मात्रा 14वें दिन से क्या होगी? पहले ज्यादा होगी, ठीक है। और उसकी वजह से उस पीरियड को मैंने बताया था 11 से लेकर के 13वां दिन जो होता है उसको हम LH सर्ज डेज बोल देते हैं या LH सर्ज के दिन बोल देते हैं। उस समय पर LH की अत्यधिक मात्रा स्रावित होती है, वो यहाँ पर ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं से द्रव स्रावित करता है तो अंदर दाब बढ़ता है, उस दाब की वजह से ग्राफिन पुटिका फट जाती है और यहाँ पर अंडोत्सर्ग होता है या ओवुलेशन होता है। उसके अलावा सबसे पहली बात करें तो यहाँ पर एक आती है प्रचुरोत्पन्न अवस्था। उस प्रचुरोत्पन्न अवस्था को देख लें, मतलब यहाँ जो है मैंने ये वाला यहाँ पर 5th डे ले लिया और यहाँ पर ये 6th डे ले लिया, 5th डे और 6th डे। तो ये 5th से 6th तक वाला जो पार्ट है ये तो बताएगा यहाँ पर ऋतुस्राव अवस्था। 6 से लेकर के 13 वाला जो पार्ट बताएगा यहाँ पर ये 13 वाला पार्ट ये बताएगा यहाँ पर प्रचुरोत्पन्न अवस्था। और यहाँ से जो 15 से लेकर के 28 वाला जो पार्ट है ये बताएगा यहाँ पर आगे स्रावी अवस्था को, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर रिलेटेड जो ग्राफ है वो यहाँ पर FSH का बनाते हैं। तो FSH जो है यहाँ पर इस तरीके से, FSH यहाँ पर इस तरीके से आगे बढ़ेगा, ठीक है। और FSH का लेवल भी यहाँ पर फिर FSH का लेवल घट जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान से देखो तो FSH का लेवल का बढ़ा, फिर वापस थोड़ा और बढ़ा और इस तरीके से आगे की तरफ चला गया। अब यहां पर जो है LH की बात करूं तो LH का जो लेवल है, LH की लेवल की बात करें तो LH का जो लेवल है वो पहले यहां पर कम चलेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा और बढ़कर के यहां पर इससे अधिक बढ़ेगा, फिर यहां पर ये इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। तो यहां आपको यह देखने को मिल रहा है कि यहां पर 14th डे के कंपैरेटिवली देख लें तो यहां पर जो ये 13th डे मैंने लिखा है, इस 13th डे पर आपको या ओवुलेशन से जस्ट पहले यहां पर आपको FSH और LH जो है इसका लेवल बढ़ेगा। अब देखो यहां पर FSH कौन रिप्रेजेंट कर रहा है और LH कौन? तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो ग्राफ है जो ग्रीन से मैंने नोट किया है, ये तो यहां पर LH को रिप्रेजेंट कर रहा है और जबकि इस वाले की बात करें तो ये यहां पर FSH को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो समझ रहे हो आप, यहां पर ये 14th डे मैंने बताया नहीं, ओवुलेशन डे जो है इसमें अधिक ओवुलेशन डे से ठीक पहले यानी अंडोत्सर्ग से ठीक पहले LH और FSH जो है वो मैक्सिमम। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहां से यहां तक का जो समयावधि है यानी आर्तव चक्र की समयावधि अपन ने लिए यहां पर, आर्तव चक्र की समयावधि, आर्तव चक्र की समयावधि। तो आर्तव चक्र की समयावधि की बात करें तो आर्तव चक्र की समयावधि में आप देखें तो यहां पर अंडोत्सर्ग से पहले LH और FSH क्या है यहां पर अधिकतम होते। तो यहां पर अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज निकल करके आई है, कोई महत्वपूर्ण अगर चीज हम माने या निकल के आई है तो आपको ये याद रखना है कि यहां पर या तो आप ये बोल सकते हैं कि लगभग आर्तव चक्र के मध्य में, लगभग आर्तव चक्र के मध्य में या ठीक अंडोत्सर्ग से पहले LH और FSH का स्तर अधिकतम होता है। ध्यान समझ आ रहा है? यहां मैं लिख रहा हूं कि या तो आप बोल सकते हो लगभग
आर्तव चक्र के मध्य में, लगभग आर्तव चक्र, लगभग आर्तव चक्र के मध्य में, या तो ऐसे लिख सकते हैं कि लगभग आर्तव चक्र के मध्य में, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के मध्य में, ठीक है। या फिर क्या लिख सकते हैं, ठीक अंडोत्सर्ग से पहले या अंडोत्सर्ग से पूर्व, अंडोत्सर्ग से पूर्व, या फिर लिख सकते हो आप अंडोत्सर्ग से पूर्व, अंडोत्सर्ग से पूर्व, अंडोत्सर्ग से पूर्व LH व FSH अपने अधिकतम स्तर पर होते हैं, अपने अधिकतम स्तर पर होते हैं, अपने अधिकतम स्तर पर होते हैं, ठीक है, अपने अधिकतम स्तर पर होते हैं। तो यहाँ पे देखो तो LH और FSH यहाँ पर जो है इस वाले पीक पर, तो यहाँ पर LH क्या है, LH यहाँ पर मैक्सिमम है इस पूरे फेज में, और यहाँ पर FSH जो है ये भी मैक्सिमम है। तो LH और FSH इस जगह पे देखोगे आप, तो इस जगह पर आपको वो क्या दिख रहे हैं, मैक्सिमम दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह मैक्सिमम दिखेंगे, यानी ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग से पहले, उसके अलावा लगभग आर्तव चक्र के मध्य में जो है यहाँ पर FSH और LH जो है अधिकतम होते हैं। ये NCERT की लाइन है, बस इसको हमने यहाँ पर ग्राफ में प्रदर्शित किया है। ऐसे एक और दूसरा ग्राफ देखें, तो जो दूसरा ग्राफ बनाएंगे वो दूसरा ग्राफ रहेगा यहाँ पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के मध्य, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के मध्य, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन के मध्य, तथा प्रोजेस्टेरोन के मध्य, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन के मध्य, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ये मैं आपको ग्राफीन पुटिका के डेवलपमेंट में बता चुका हूं कि एस्ट्रोजन का जो मुख्य स्रोत है वो ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं तथा थीका इंटरना होती है, जबकि प्रोजेस्टेरोन का जो मुख्य स्रोत है वो प्रोजेस्टेरोन का मुख्य स्रोत होता है कॉर्पस लुटियम। याद है मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो एस्ट्रोजन है इसका मुख्य स्रोत जो होता है वो थीका इंटरना ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं होती हैं, जबकि जो प्रोजेस्टेरोन का मुख्य स्रोत है यहाँ पर कॉर्पस लुटियम होता है। तो कॉर्पस लुटियम एस्ट्रोजन का भी श्रवण करता है, परंतु मुख्यतः ये प्रोजेस्टेरोन का श्रवण करता है कॉर्पस लुटियम, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है इनके मध्य ग्राफ देखते हैं, इनके मध्य ग्राफ देखें तो आपको इस तरीके से मिलेगा। यहां पर उसी तरीके से हम यहां पर सांद्रता, ठीक है, और यहां पर समयावधि, आर्तव चक्र की समयावधि, आर्तव चक्र की समयावधि, उसमें हमने यहां पे ले लिया, ये यहां पर फर्स्ट, ये यहां पर 14th, ये ओवुलेशन, यहां पर ये ले लिया 28, यहां बात कर ली, यहां हो गया ये 5th डे, यहां हो गया ये 6th डे, इधर बात कर लें तो यहां पर ये 15 और यहां पर ये 13, ठीक है। तो यहां पर ये तो बता देगा श्राव्य अवस्था या रजोधर्म अवस्था, यहां पर प्रच्युतबोन अवस्था और योगी श्रावी या लुटियल अवस्था। अब यहां पर हम देखें, यहां पर जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में हमें ध्यान रखनी, भाई हमें पॉइंट्स ध्यान रखने। हम तो इसको क्या मान लिया, इसको हमने यहां मान लिया ये आइडियल, ठीक है, हमने एक लाइन खींच ली, ये हो गया आपको पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था और ये हो गया आपको पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था। अब वापस जो हमने पढ़ा है, जो मेस्ट्रुअल साइकिल जो पढ़ी है, आर्तव चक्र पढ़ा, उसको आप ध्यान में कीजिए कि हमने देखा था कि यहाँ पर जो एस्ट्रोजन होता है, ये एस्ट्रोजन तो LH और FSH से भी पहले क्या होता है, यहाँ पर उसका उस तक ऊंचा चला जाता है, क्योंकि ग्रेनुलोसा कोशिका और यहाँ पर थीका इंटरना दोनों यहाँ पर एस्ट्रोजन का श्रवण करती हैं, और इसकी वजह से जो है एस्ट्रोजन की सांद्रता जो है वो बढ़ जाती है, और एस्ट्रोजन धनात्मक फीडबैक देता है यहाँ पर हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या अग्र पीयूष ग्रंथि को। इसकी वजह से वहां पर LH और FSH का अत्यधिक स्राव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन अपने अधिकतम स्तर पर यहाँ पर अंडोत्सर्ग के पहले ही आ जाता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, यहाँ पर जो है एस्ट्रोजन की बात कर रहा हूं, तो ये एस्ट्रोजन जो है
एस्ट्रोजन की बात कर रहा हूं, ये एस्ट्रोजन और ये एस्ट्रोजन यहां पर अंडोत्सर्ग के पहले यहां पर मैक्सिमम आ जाएगा। उसके बाद जो है कॉर्पस लूटियम बनेगा और वो कॉर्पस लूटियम भी यहां पर एक तरीके से एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ाएगा, लेकिन वो एस्ट्रोजन का स्तर यहां पर मैक्सिमम नहीं होगा। तो यहां पर ये वाला जो ग्राफ है ये एस्ट्रोजन को प्रदर्शित कर रहा है। प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो जो प्रोजेस्टेरोन है वो प्रोजेस्टेरोन अंडोत्सर्ग के पहले तक तो यहां पर उसका कोई लेवल बढ़ता ही नहीं है। उसके बाद यहां पर जैसे ही कॉर्पस लूटियम बनता है इसका लेवल बढ़ता है और वापस जब कॉर्पस लूटियम यहां पर डीजनरेट होने लग जाती है तो ये वापस घट जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये वाला जो भाग है इसकी बात करें तो ये जो पार्ट है ये तो यहां पर एस्ट्रोजन हार्मोन जो है एस्ट्रोजन हार्मोन को प्रदर्शित कर रहा है। ये वाला जो ग्राफ जो कि व्हाइट लाइनर से हुआ है ये एस्ट्रोजन और ये वाला जो ग्राफ है ये यहां पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को शो कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो अब आप तो एस्ट्रोजन के बारे में देखेंगे। एस्ट्रोजन की बात करें तो यहां पर जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इस वाले पॉइंट पर आप ध्यान दो तो ये वाला जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट यहां पर क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये वाला पॉइंट यहां पर एस्ट्रोजन की बात करें तो एस्ट्रोजन यहां पर मैक्सिमम है। एस्ट्रोजन यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम एस्ट्रोजन यहां पर मैक्सिमम होगा इस वाले पॉइंट पर। ठीक है, जबकि बात करें यहां पर प्रोजेस्टेरोन के लिए तो जो प्रोजेस्टेरोन है उस प्रोजेस्टेरोन के लिए यहां पर इस जगह पर जो है वो प्रोजेस्टेरोन मैक्सिमम होगा, यहां पर प्रोजेस्टेरोन मैक्सिमम होगा, यहां पर प्रोजेस्टेरोन मैक्सिमम होगा। ठीक है, यहां प्रोजेस्टेरोन मैक्सिमम और यहां पर एस्ट्रोजन मैक्सिमम। तो यहां पर क्यों है, क्योंकि यहां पर एस्ट्रोजन का जो मुख्य स्रोत है थीका इंटरना ग्रेनुलोसा कोशिका, यहां पर एस्ट्रोजन ज्यादा स्रावित करती हैं। इस वजह से एस्ट्रोजन जो है वो अपने अधिकतम स्तर पर होता है कब, अंडोत्सर्ग से पहले। तो यहां पर भी अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप लिखना चाहें, यहां पर भी अगर हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें तो एस्ट्रोजन का अधिकतम स्तर यहां पर लिखा जा सकता है कि एस्ट्रोजन मैक्सिमम जो या एस्ट्रोजन का अधिकतम स्तर, एस्ट्रोजन का अधिकतम स्तर, एस्ट्रोजन का अधिकतम स्तर, अधिकतम स्तर अंडोत्सर्ग से पूर्व होता है, अंडोत्सर्ग से पूर्व, अंडोत्सर्ग से पूर्व होता है। ठीक है, जबकि दूसरी बात करें यहां पर तो प्रोजेस्टेरोन का अधिकतम स्तर अंडोत्सर्ग के पश्चात होता है, प्रोजेस्टेरोन का अधिकतम स्तर, प्रोजेस्टेरोन का अधिकतम स्तर, प्रोजेस्टेरोन का अधिकतम स्तर अंडोत्सर्ग के पश्चात होता है, अंडोत्सर्ग के पश्चात। ठीक है बच्चों, तो अंडोत्सर्ग के पश्चात होगा। तो यहां इस ग्राफ से क्या निकल करके आ रहा है, ये दो पॉइंट निकल करके आ रहे हैं कि एस्ट्रोजन का अधिकतम स्तर तो अंडोत्सर्ग से पूर्व होता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन का अधिकतम स्तर अंडोत्सर्ग के पश्चात होता है। कारण कॉर्पस लूटियम यहां पर प्रोजेस्टेरोन का मुख्य स्रोत है, जबकि यहां पर थीका इंटरना और ग्रेनुलोसा कोशिका इसका मुख्य स्रोत होती है। तो यहां पर ये दो चीजें निकल के आती हैं दो ग्राफों से कि एलएच और एफएसएच का अधिकतम स्तर आर्तव चक्र के लगभग मध्य में या अंडोत्सर्ग से पूर्व, और जबकि यहां पर एस्ट्रोजन का अधिकतम स्तर अंडोत्सर्ग से पूर्व और प्रोजेस्टेरोन का अधिकतम स्तर यहां पर अंडोत्सर्ग के पश्चात। ठीक है, ये चीजें आपको, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ इस तरीके से अलग अलग भी आ सकता है और कलेक्टिवली उन दोनों को मिलाकर के भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताए एलएच। तो आपको सिंपल सा पहचानने के लिए है कि एलएच और एफएसएच आपको इस तरीके से दिखेंगे एक दूसरे के नीचे, तो एलएच एफएसएच होगा, उसको आप पहचान लेंगे 14th रे पर। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो वाला है उसको आप ऐसे यहाँ पहचान लेंगे कि ये जो इसके बाद वाला पार्ट है वहां पर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को आप यहाँ पर चिन्हित कर सकते हैं। तो कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है कि एलएच एफएसएच जो है वो आपको अधिकतम तो मिल ही रहे कहां पर, आर्तव चक्र के मध्य में या अंडोत्सर्ग से पूर्व। और यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरोन है ये कहां मिल रहा है, इधर की साइड तो प्रोजेस्टेरोन आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं, उसके नीचे क्या हो गया यहाँ पर एस्ट्रोजन। इस तरीके से आप इसको चिन्हित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ग्राफ से संबंधित चीजें हो गई। अब आगे चलें। ठीक है, तो यहां पर जो है हम यहाँ पर कुछ चीजें देख रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट।
यहाँ पर हम अंडोत्सर्ग जो वाला बात है वो अंडोत्सर्ग से रिलेटेड कुछ चीजें देख रहे हैं कि मान लीजिए किसी स्त्री के अंदर 32 दिन का आर्तव चक्र है, किसी में 26 दिन का आर्तव चक्र है, तो उसमें अंडोत्सर्ग को कैसे निकालेंगे, अंडोत्सर्ग के दिन कैसे हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले जो एक फैक्ट है वो इंपॉर्टेंट जो चीज है या बोल दे महत्वपूर्ण जो बिंदु है, वो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है वो समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात है महत्वपूर्ण बिंदु क्या है वो समझे। तो बच्चों आपको ये याद रखना है कि पूर्व अंडोत्सर्ग के पूर्व जो है, पूर्व अंडोत्सर्ग के दिन आप लिख ले, पूर्व अंडोत्सर्ग के दिन, पूर्व अंडोत्सर्ग दिन, पूर्व अंडोत्सर्ग जो दिन होते हैं ये यहां पर अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित। ठीक है, तो पूर्व अंडोत्सर्ग के जो दिन है वो अनिश्चित होते हैं, जबकि यहां बात करो पश्च अंडोत्सर्ग के दिन, पश्च अंडोत्सर्ग के दिन जो होते हैं बच्चों ये यहां पर निश्चित होते हैं, ये यहां पर निश्चित होते हैं। ठीक है, और निश्चित कितने होते हैं, ये निश्चित होते हैं 14 डेज यानी 14 दिन। ठीक है, 14 दिन। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज है कि बात कर रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि यहाँ पर जो पूर्व अंडोत्सर्ग के जो दिन होते हैं बच्चों ये अनिश्चित होते हैं, ये हर स्त्री में यहाँ पर परिवर्तनशील होते हैं। बात की थी अपने अभी 28 दिन की, तो 14 दिन मान लीजिए 14 या 13 दिन जो थे वो तो आपके इधर आगे किसमें पूर्व अंडोत्सर्ग, पश्च अंडोत्सर्ग जो है वो 14 दिन उधर चले गए। तो वो जो 13 दिन है मतलब 1 से जो 13 दिन है वो यहाँ पर आप देखें तो हर स्त्री के अंदर उनका जो है वो परिवर्तनशील होते हैं। जैसे श्राव अवस्था की बात कर ले रजो धर्म का, तो किसी स्त्री के अंदर जो है वो रजो धर्म 4 दिन का होता है, किसी में 3 दिन का, किसी में 5 दिन का, लेकिन सामान्यतः हम उसको 4 से 5 दिन मान के चलते हैं। बात करें यहाँ पर जो फोलिकुलर जो फेज है या पुटी की अवस्था है, प्रचुरन अवस्था है, उसमें भी यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये कि पूर्व अंडोत्सर्ग के जो दिन हैं वो तो अनिश्चित होते हैं, लेकिन पश्च अंडोत्सर्ग के दिन जो हैं वो यहाँ पर निश्चित होते हैं, वो होते हैं 14 दिन। ठीक है, तो पूर्व अंडोत्सर्ग के दिन अनिश्चित और यहाँ पे क्या होंगे, निश्चित। अब हमें अगर किसी भी स्त्री का अंडोत्सर्ग का दिन निकालना है तो हम क्या करेंगे कि जो वहां पर आर्तव चक्र की जो समयावधि है उसमें से हम यहाँ पर पश्च अंडोत्सर्ग के दिन क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। मान लीजिए सपोज यहाँ पर इस तरीके से कुछ आपसे हम बना लें अंडोत्सर्ग का दिन, अंडोत्सर्ग का दिन। ठीक है, ये अंडोत्सर्ग का दिन निकालना है। तो अंडोत्सर्ग का दिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें ये पता होना चाहिए कि आर्तव चक्र की समयावधि क्या दी हुई है, आर्तव चक्र की समयावधि, आर्तव चक्र की समयावधि। ठीक है, आर्तव चक्र की समयावधि क्या दी हुई है, उसमें से आप क्या कर दो माइनस 14 दिन कर दो। ठीक है, और ये 14 दिन कौन से माइनस कर रहे हैं बच्चों, हम ये 14 दिन माइनस कर रहे हैं हम पश्च अंडोत्सर्ग दिन, पश्च अंडोत्सर्ग दिन। ठीक है, ये पश्च अंडोत्सर्ग दिन यहां पर माइनस कर रहे हैं, और जैसे ही माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा अंडोत्सर्ग के दिन। ठीक है, तो ये याद रखना अंडोत्सर्ग का दिन मिल जाएगा। अंडोत्सर्ग का दिन अगर आपको ज्ञात करना है तो अंडोत्सर्ग के दिन का ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, आर्तव चक्र की समयावधि जो दी हुई है उसमें से आप माइनस 14 दिन कर दो, यानी पश्च अंडोत्सर्ग के जो दिन है ये तो निश्चित है, तो इसको माइनस कर दें तो अल्टीमेटली क्या जाएगा, आर्तव चक्र की समयावधि हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसी को हम देख रहे हैं यहां पर। देखें तो जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहां पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि एक स्त्री की एक स्त्री की आर्तव चक्र की अवधि, यदि एक स्त्री के आर्तव चक्र की समयावधि, आर्तव चक्र की समयावधि, आर्तव चक्र की समयावधि 32 दिन की है, 32 दिन की है।
तो अंडोत्सर्ग किस दिन होगा? तो अंडोत्सर्ग किस दिन होगा? अंडोत्सर्ग किस दिन होगा? ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमने एक क्वेश्चन ले लिया कि यदि किसी स्त्री की आर्तव चक्र की समयावधि 32 दिन की है तो अंडोत्सर्ग किस दिन होगा? अब यहां पर हम लिख रहे हैं बस अंडोत्सर्ग दिन, अंडोत्सर्ग दिन, ठीक है, अंडोत्सर्ग दिन, या फिर हम इसको लिख दें ओवुलेशन डे, ओव्यूलेशन डे, ओवुलेशन डे। ये देख रहे थे अभी हमने फॉर्मूला क्या बताया? फॉर्मूला क्या है हमारे कि आर्तव चक्र की समयावधि उसमें से क्या करते हैं 14 दिन माइनस कर दें, तो यहां पर आर्तव चक्र की समयावधि हमें क्या दी हुई है 32 दिन, मतलब 32, इसमें से क्या कर दो -14, तो कितना निकल करके आएगा? वो निकल के आएगा 18वें दिन, मतलब 18वें दिन जो है वो यहां पर अंडोत्सर्ग दिन होगा। ठीक है, तो अंडोत्सर्ग दिन यहां पर क्या हो गया बच्चों 18वें दिन, 18वें दिन जो है यहां पर अंडोत्सर्ग होगा इसका। ठीक है, तो 14th डे पे ही अंडोत्सर्ग हो ये जरूरी नहीं है। 14th डे क्यों आ रहा था? क्योंकि हमने यहां पर औसत ले लिया था कि सामान्यतः स्त्री के अंदर हमने मान ले तो 28 दिन का आर्तव चक्र होता है, तो उसके हिसाब से -14 किया तो 14 दिन यहां पर अंडोत्सर्ग दिन निकल करके आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए आर्तव चक्र की समयावधि ही यहां पर अगर चेंज हो जाए, ठीक है, और वो यहां पर 32 दिन की हो जाए, तो फिर हम निकालेंगे तो क्या आएगा 18वें दिन। ऐसे 26 का होगा तो 26 में से -14 कर दें, तो इस तरीके से जो है वो अंडोत्सर्ग के दिन यहां पर निकाले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे बात की थी कि जो आर्तव चक्र, जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र जब वयस्क अवस्था में शुरू होता है तो उस अवस्था को बोला जाता है मेनार्क, और यहाँ पर जब बंद होता है, ठीक है, उस अवस्था को ऋतुस्राव या ऋतु चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है जब बंद होती है तो उस अवस्था को बोला जाता है यहाँ पर मेनोपॉज। तो ऋतुस्राव शुरू होने की स्थिति और ऋतुस्राव बंद होने की जो स्थिति है उसको मेनार्क और वहां पर मेनोपॉज बोला जाता है, और उनके बीच की जो यहाँ पर आयु होती है उस आयु को हम यहाँ पर जननी का आयु बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक क्वेश्चन यहाँ पर अंडोत्सर्ग दिन से संबंधित। उसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि जो रजोधर्म है या ऋतुस्राव है, रजोधर्म या रजोधर्म की अनुपस्थिति, इस चीज को आप समझना। यहां बात कर रहे हैं रजोधर्म, रजोधर्म, रजोधर्म बोल दूं मैं या फिर बोल दूं ऋतुस्राव, ऋतुस्राव, रजोधर्म या ऋतुस्राव की अनुपस्थिति, ऋतुस्राव की अनुपस्थिति। ठीक है, तो रजोधर्म या ऋतुस्राव की जो अनुपस्थिति है ये यहां पर मुख्यतः एक जैसे बोल सकते हो कि गर्भधारण या प्रेगनेंसी का संकेत होती है। ठीक है, जैसे बात करें कि जो महिला है, शादीशुदा जो महिला है, उसके अंदर जो है ऋतुस्राव यहाँ पर किसी मंथ यहाँ पर आना बंद हुआ, तो उसका क्या हो सकता है कि हो सकती है वो प्रेगनेंसी उसको हो गई हो या उसने गर्भ धारण कर लिया हो। तो यहाँ पर ऋतुस्राव की या रजोधर्म की अनुपस्थिति जो है वो गर्भ धारण का संकेत है, परंतु जरूरी नहीं है कि गर्भ धारण की वजह से ही यहाँ पर स्त्री के अंदर ऋतुस्राव या रजोधर्म अनुपस्थित हो। ठीक है, यहाँ पर जो रजोधर्म या जो ऋतुस्राव है ये यहाँ पर किसी तनाव की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, या फिर बात करें यहाँ पर तो शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होने की वजह से भी यहाँ पर ऋतुस्राव या रजोधर्म अनुपस्थित हो सकता है। तो रजोधर्म या ऋतुस्राव की अनुपस्थिति जो है वो 2-3 तरीके से हो सकती है। यानी पहले तो हो सकता है कि गर्भ धारण हुआ हो, गर्भ धारण के कारण, ठीक है, गर्भ धारण के कारण भी जो है वो रजोधर्म की अनुपस्थिति हो सकती है। दूसरा देखें तो वो हो सकता है तनाव के कारण, जो स्त्री है उसको कोई तनाव हो तो उस तनाव के कारण भी यहाँ पर रजोधर्म की अनुपस्थिति हो सकती है। और तीसरा आप यहां ले सकते हो कमजोर शारीरिक स्वास्थ्य के कारण, कमजोर शारीरिक स्वास्थ्य के कारण,
कमजोर शारीरिक स्वास्थ्य के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर रजोधर्म की अनुपस्थिति जो है वो रजोधर्म या ऋतुस्राव की अनुपस्थिति है वो 3 कारणों से हो सकती है। या तो गर्भधारण के कारण हुआ हो, या फिर तनाव के कारण भी जो रजोधर्म या ऋतुस्राव है ये अनुपस्थित हो सकता है। उसके अलावा जो कमजोर शारीरिक जो स्वास्थ्य है उसकी वजह से, यानी जो स्त्री है उस स्त्री के अंदर मान लीजिए तो प्रेगनेंसी हुई, जो प्रेगनेंसी हो जाएगी तो आगे की तरफ जो है वो प्रोजेस्टेरोन जो है वो उच्च सांद्रता में रहेगा। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जो कॉर्पस लुटियम है अगर यहाँ पर निषेचन हो जाता है उसके बाद जैसे ही यहाँ पर प्रेगनेंसी या जो गर्भधारण हो जाएगा तो वो जो निषेचन के बाद कॉर्पस लुटियम 9 महीने तक बना रहता है। तो प्रोजेस्टेरोन का मुख्य स्रोत है, तो प्रोजेस्टेरोन की उच्च सांद्रता बनी रहेगी और प्रोजेस्टेरोन की उच्च सांद्रता बनी रहेगी तो यहाँ पर रजोधर्म जो है वो अनुपस्थित होगा। तो यहाँ पर गर्भधारण के कारण जो रजोधर्म की अनुपस्थिति होती है तो इसका मुख्य कारण जो है वो है यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन की उच्च सांद्रता। यहाँ पर जिसका मुख्य कारण है वो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन की उच्च सांद्रता, प्रोजेस्टेरोन की उच्च सांद्रता, प्रोजेस्टेरोन की उच्च सांद्रता। तो जो प्रेगनेंसी के बाद जो है वो प्रोजेस्टेरोन की उच्च सांद्रता यहाँ पर होती है और प्रोजेस्टेरोन की उच्च सांद्रता होने की वजह से ही रजोधर्म या ऋतुस्राव नहीं होता। क्योंकि आपको बताया गया था कि प्रोजेस्टेरोन का कम स्तर होने की वजह से ऋतुस्राव अवस्था आती है। ठीक है, उसमें जो गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है तथा रुधिर वाहिनियों का जो आंतरिक स्तर है एंडोथेलियम है वो टूटने लगती। लेकिन यहाँ पर अगर प्रोजेस्टेरोन की उच्च सांद्रता रहेगी तो प्रोजेस्टेरोन की उच्च सांद्रता यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या होगा, ऋतुस्राव अनुपस्थित होगा गर्भधारण के कारण। तनाव के कारण और कमजोर शारीरिक स्वास्थ्य के कारण भी यहाँ पर रजोधर्म या ऋतुस्राव जो होता है ये अनुपस्थित होता है। ठीक है, ये बात होगी। अब देखेंगे और क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। और अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर देखें, ठीक है, तो यहां पर रजोधर्म और ऋतुस्राव की अनुपस्थिति वाला पॉइंट तो हमने देख लिया कि इससे संबंधित ये है। अब इसके अंदर जो है थोड़ा सा यहां पर हम एक रिस्क पीरियड, ठीक है, रिस्क पीरियड की हम बात करते हैं कि मान लीजिए किस समय पर यहां पर निषेचन होने की संभावना ज्यादा होती है और किस समय पर निषेचन होने की संभावना कम होती है। तो उन चीजों को देखें तो यहां पर मैं एक तरीके से इस तरीके से लाइन पे ड्रॉ करता हूं। यहां मान लीजिए इस वाले पॉइंट पर मैं बात करूं कि ये यहां पर फर्स्ट डे है और यहां पर ये 28 डे है। ठीक है, और यहां पर उसी तरीके से हम ले लेते हैं कि यहां पर 14th डे है, यहां पर ये वाला हो गया 5th डे। ठीक है, यहां पर ये हो गया 5th डे। इसको दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं, ये यहां पर फर्स्ट, ये 5th और यहां पर हो गया ये 28। ठीक है, अब यहां पर हम ये देखेंगे किस समय पर जो है यहां पर एक तरीके से जो निषेचन की जो संभावना है वो निषेचन की संभावना उस समय पर ज्यादा होगी। तो निषेचन की जो संभावना है, एक पॉइंट यहां पर बना रहा हूं मैं, 10 और 17। ठीक है, तो निषेचन की संभावना को हम ध्यान रखें यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पर अंडोत्सर्ग होगा। ठीक है, अब 2-3 चीजें और हमें समझने की जरूरत पड़ेगी कि यहाँ पर जब यहाँ मैथुन क्रिया होती है तो मैथुन क्रिया के द्वारा नर के द्वारा शुक्राणुओं को मादा जनन मार्ग में स्थानांतरित कर दिया जाता है, मादा जनन मार्ग में स्थानांतरित। और जो मादा जनन में स्थानांतरित होने के बाद जो शुक्राणु का जो जीवन काल होता है वो शुक्राणु का जीवन काल यहाँ पर डिपेंड करेगा। तो शुक्राणु का जीवन काल जो है यहाँ पर एक तरीके से मान लीजिए 3 से 4 दिन का जो यहाँ पर है वो शुक्राणु का जीवन काल हम मान करके यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, 3 से 4 दिन का शुक्राणु का जो जीवन काल है वो मान के चलते हैं। उसके अलावा जो अंडे की बात करें तो जैसे ही अंडोत्सर्ग होता है तो वो अंडोत्सर्ग होने के बात करें तो अंडोत्सर्ग होने के बाद अंडा जो है वो यहाँ पर आपके फेंडो वाहिनी या फीमेल की जो मादा जनन मार्ग है उसमें यहाँ पर 2 दिन तक वो यहाँ पर जिंदा रह सकता है। तो शुक्राणु का जीवन काल 3 से 4 दिन का और जबकि अंडाणु का जो जीवन काल है वो यहाँ पर 2 दिन के लगभग यहाँ पर उसको मान के चलते हैं। वो वेरी होता रहता है, किसी बुक में लिखा हुआ है शुक्राणु का जीवन काल है वो 2 से 3 दिन और यहाँ पर अंडाणु का देखें तो वो भी 2 से 3 दिन। लेकिन आप मान के चलिए शुक्राणु का जो है वो 3 से 4 दिन और यहाँ पर जो अंडाणु है उसका जो जीवन काल है वो 2 दिन तक का होता है।
तो उसी के बेसिस पर हम देखते हैं कि मान लीजिए मैथुन क्रिया जो है यहाँ पर 10वें दिन हुई, ठीक है, तो 10वें दिन जो होगा वो शुक्राणु अवेलेबल होंगे, तो 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन, ठीक है, और 13वें दिन उसके बाद अंडोत्सर्ग हुआ, तो यहाँ पर 14वें दिन भी जो है एक तरीके से प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी, ठीक है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर 14वें दिन तो क्या हुआ, 14वें दिन के शुरू में यहाँ पर मान लीजिए अगर अंडा अवेलेबल रहा तो यहाँ पर शुक्राणु या निषेचन हो सकता है। ऐसे बात करें तो 14 दिन के बाद, 14 दिन के लास्ट में अगर मान लीजिए अंडोत्सर्ग हुआ तो वो 14 दिन, उसका 15, 16 और 17वां जो दिन है उसको भी हम एक एक्सटेंड मान के चलते हैं, तो उस दिन भी यहाँ पर हो सकता है कि निषेचन की संभावना हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इस 10वें दिन से लेकर के यहाँ पर जो 17वां दिन है, यहां तक जो है निषेचन की जो संभावना है वो यहां पर ज्यादा होती है। इस वजह से इस पीरियड को यहां पर बोलते हैं रिस्क पीरियड, रिस्क पीरियड, रिस्क पीरियड, ठीक है। तो रिस्क पीरियड से मतलब क्या है कि निषेचन की संभावना जहां ज्यादा होगी उसको हम रिस्क पीरियड बोल देंगे। वो बात करें, यहां से बात करें तो ये वाला जो पीरियड देख रहे हो आप, मतलब 1 से लेकर के 10वें दिन वाला भाग, और इसके बाद देखें तो 17 से लेकर के 28वें दिन वाला भाग जो है इसको हम बोल देते हैं बच्चों यहाँ पर सेफ पीरियड, रिस्क पीरियड। और सेफ पीरियड की बात करें, इस वाले पीरियड को हम बोल देते हैं यहाँ पर सेफ पीरियड। ये वाला जो भाग होगा ये यहाँ पर होगा सेफ पीरियड, सेफ पीरियड, और यहाँ पर भी इसको बोल देंगे बच्चों, ये होगा यहाँ पर सेफ पीरियड, ठीक है। आ रहा है समझ में? मतलब यहां पर देखें तो ये रिस्क पीरियड, तो 10 से लेकर के 17 दिन, तो यहां पर आपको जो है फर्स्ट 1 महीने इंपोर्टेंट, अब हमने जो इंपोर्टेंट पॉइंट लिया था, फर्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट तो यहां पर ये हो गया, ठीक है। यहां पर हमने लिया ये सेकंड इंपोर्टेंट पॉइंट, ये फर्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, और ये वाला हो गया यहां पर सेकंड इंपोर्टेंट पॉइंट। तो सेकंड इंपोर्टेंट पॉइंट में हम देख रहे हैं यहां पर कि यहां बात कर रहे हैं सबसे पहले रिस्क पीरियड की, रिस्क पीरियड। रिस्क पीरियड जो है वो होगा यहां पर 10वें दिन से लेकर के 17वां दिन, ठीक है। तो रिस्क पीरियड कहां से कहां तक है बच्चों, 10वें दिन से लेकर के 17वें दिन। और रिस्क पीरियड का मतलब क्या है, इस समय यहां पर निषेचन की सबसे अधिक संभावना होगी, निषेचन की अधिकतम संभावना, निषेचन की अधिकतम संभावना। तो निषेचन की अधिकतम संभावना होगी, तो इस वाले पीरियड को तो बोल दिया जाएगा यहां पर रिस्क पीरियड। आ रहा है समझ में? उसके अलावा आप देखें तो यहां पर जो सेफ पीरियड की हम बात कर रहे हैं, सेफ पीरियड, सेफ पीरियड, सेफ पीरियड। तो सेफ पीरियड आप देखें तो यहां पर आप देखें तो इस वाले भाग के और इस वाले भाग की बात कर रहे हैं, तो यहां पर सेफ पीरियड 17 से लेकर या 18 से लेकर के 28 वाला भाग, और यहां पर देखें तो 1 से लेकर के 9 दिन वाला भाग जो है, यहां पर इसको हम बोलते हैं सेफ पीरियड। इसको क्या बोला जाता है, सेफ पीरियड। यानी आप बोलेंगे अंडोत्सर्ग के पश्चात वाले और यहां पर अंडोत्सर्ग के पहले वाले, तो ऐसे कुछ दिन है उनको हम क्या बोलते हैं यहां पर सेफ पीरियड। इस सेफ पीरियड में यहां पर निषेचन की न्यूनतम संभावना, या बोलते निषेचन यहां पर होगा ही नहीं, न्यूनतम ही है, या न्यूनतम संभावना, न्यूनतम संभावना बोल दो, या फिर होगा यहां पर निषेचन जो है वो यहां पर अनुपस्थित होगा, निषेचन अनुपस्थित होगा। क्यों होगा वो समझ में आ गया? 14वें दिन है यहां पर, अगर मान लीजिए 10वें या 11वें दिन यहां पर अगर मैथुन होता है तो उनका शुक्राणु का जीवन काल 3 से 4 दिन का है, तो 14वें दिन जाकर के वो यहां पर निषेचित हो सकता है। और मान लीजिए 14वें दिन यहां पर अंडोत्सर्ग हुआ तो वहां पर 15वां 16 दिन तक तो ऐसे जीवित रहेगा। मान लीजिए अगर जो है निषेचन यहां पर 13वें दिन भी हुआ तो भी आगे जाके प्रोबेबिलिटी 16-17 दिन तक भी प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी। तो 10वें से लेकर के 17वां जो दिन है यहां तक तो सेफ पीरियड होता है, और उसके बाद बात करें तो रिस्क पीरियड होगा, और सेफ पीरियड आपका होगा यहां पर, सेफ पीरियड की बात करें तो वो होगा यहां पर 1 से 9वां दिन, 1 से 9 दिन, और उसके बाद इधर देखें तो यहां पर 18 से लेकर के और 28वां दिन, ठीक है, 18 से लेकर के 28वें दिन। तो यहां पर जो है ये वाला सेफ पीरियड होगा, यहां पर निषेचन की न्यूनतम संभावना या निषेचन अनुपस्थित होगा, क्योंकि इस जगह पर 1 से 9वें दिन तक तो यहां पर अंडवाहिनी में अंडा अवेलेबल होगा ही नहीं।
इधर देखें तो यहाँ पर अगर मान लीजिए निषेचन नहीं हुआ होगा तो 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो अंडा यहाँ पर क्या हो चुका हुआ, डीजनरेट हो चुका हुआ। इस वजह से 18 से लेकर के 28वें दिन भी अंडवाहिनी में अंडा उपस्थित नहीं होगा। और इस समय अगर मैथुन क्रिया होती है और शुक्राणु अगर यहाँ पर फेलोपियन नलिका के अंदर एम्पुला भाग में पहुंचते हैं तो वहां अंडा अनुपस्थित होने की वजह से निषेचन नहीं होगा। इस वजह से इसको बोला जाता है सेफ पीरियड। तो ये रिस्क पीरियड और सेफ पीरियड की बात मैंने आपको यहां बताई है, जो यहां पर कई बार क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है। ठीक है, तो ये रिस्क पीरियड और सेफ पीरियड वाली बात होगी। तो यहां पर जो है बच्चों आज मेनली हमने देखा है वो हमने बात की है यहां पर, एक तो एफएसएस और एलएच के ग्राफ से संबंधित हमने बात कर ली, इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। दूसरा यहाँ पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के स्तर से संबंधित था, वो हमने यहाँ देख लिया। फिर बात आई कि किस तरीके से जो है आप अंडोत्सर्ग के दिन निकालोगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो अंडोत्सर्ग के दिन भी निकालें, ये हमें आना चाहिए। आर्तव चक्रिक समयावधि है -14 दिन कर दो तो आपको अंडोत्सर्ग का जो दिन है वो निकल करके आ जाएगा। उससे संबंधित हमने क्वेश्चन देख लिया कि मान लीजिए किसी स्त्री की समयावधि 26 दिन है तो उसका अंडोत्सर्ग का दिन क्या होगा, उसका अंडोत्सर्ग का दिन का होगा यहाँ पर 18वां दिन। ठीक है, ये 18वें दिन की बात। उसके बाद हमने यहाँ पे देख लिया कि ऋतु चक्र की जो ऋतुस्राव की अनुपस्थिति वो 3 कारणों से हो सकती है। या तो जो स्त्री है उसने गर्भ धारण कर लिया हो और गर्भ धारण हो गया हो तो प्रोजेस्टेरोन की उच्च सांद्रता रहेगी तो ऋतुस्राव क्या होगा, अनुपस्थित होगा। उसके अलावा हो सकता है स्त्री को तनाव हो सकता है या कमजोर शारीरिक स्वास्थ्य के कारण भी यहाँ पर ऋतुस्राव या रजोधर्म अनुपस्थित हो सकता है। फिर हमने देख लिया सेफ पीरियड और रिस्क पीरियड के बारे में हमने यहाँ पर जान लिया। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है। उसके अलावा एक चीज और यहाँ पर तीसरा पॉइंट और ले लेता हूं, फिर अपन खत्म करते हैं इसको आज। थर्ड पॉइंट में बात करें तो यहां हम बात करते हैं जननिक आयु। जननिक आयु, जननिक आयु। ठीक है, अब जननिक आयु से मतलब क्या है, यानी रजोधर्म शुरू होने की अवस्था। रजोधर्म शुरू होने की अवस्था, रजोधर्म शुरू होने की अवस्था को हमने बोला था यहां पर मेनार्क। मेनार्क, ठीक है, मेनार्क क्या है, रजोधर्म शुरू होने की अवस्था। रजोधर्म या फिर बात करें ऋतुस्राव, ऋतुस्राव शुरू होने की अवस्था। ये कब आती है, वयस्क अवस्था के आने के बाद शुरू होने की अवस्था, शुरू होने की अवस्था, शुरू होने की अवस्था। ठीक है, उसके अलावा इस मीनार्क से लेकर के बात करते हैं मीनोपोज। मीनोपोज, ठीक है, मीनोपोज। इस मीनोपोज की बात करें तो मीनोपोज मतलब रजोधर्म या ऋतुस्राव, रजोधर्म या ऋतुस्राव, रजोधर्म या ऋतुस्राव के बंद होने की अवस्था, के बंद होने की अवस्था, होने की अवस्था। ठीक है बच्चों, तो यहां पर मीनार्क और मीनोपोज जो है इनके बीच के जो वर्ष होंगे, इन बीच के वर्ष को ही यहां पर हम बोलेंगे कि वो क्या होगी, उसकी जननिक आयु होगी। ये जो अवस्था होगी वही क्या होगी, जननिक आयु। ठीक है, अभी आपको बताया हुआ कि मीनार्क को तो हम यहाँ पर रजो दर्शन बोल देते हैं और मीनोपोज को रजो निवृत्ति बोल देते हैं। तो मीनार्क और मीनोपोज, मान लीजिए सपोज किसी स्त्री के अंदर जो है वो मीनार्क यहाँ पर मान लीजिए मीनार्क जो है वो यहाँ पर 13 वर्ष की उम्र में आ गया, या मान लेते हैं कि मीनार्क जो है यहाँ पर वो 14 इयर्स की एज में आ गया किसी फीमेल के अंदर। ठीक है, 14 वर्ष में। जबकि मीनोपोज बात करें तो मीनोपोज जो है यहां पर जो है वो 48 इयर्स के अंदर आया है। ठीक है, तो मीनोपोज। अब यहां पर अगर आपको जननिक आयु निकालनी हो, अगर आपको यहां पर जननिक आयु निकालनी हो, जननिक आयु निकालनी हो तो आप क्या करोगे, मीनोपोज, ठीक है, मीनोपोज आयु और यहां पर मीनार्क आयु को माइनस कर दें इसमें से, मीनार्क आयु
मीनार का आयु को माइनस कर दें, मतलब आप इसको यहां पर 48 माइनस कितना हो गया 14, तो कितनी हो जाएगी यहां पर 34 ईयर्स। ठीक है, तो ये 34 ईयर्स जो है ये यहां पर क्या हो गई एक तरीके से बच्चों, ये हो गई यहां पर, यहां से कर ले तो माइनस कितना आएगा 30 आएगा, तो 34 ईयर्स यहां पर क्या हो गई जननी का आयु निकल करके आ गई। तो जननी का आयु यहां पर मीनोपोज आयु मीनार का आयु निकाल दे तो वो 34 ईयर्स यहां पर जननी का आयु निकल करके आ जाती है। अच्छा, एक चीज और हम यहां पर रह गई है, जैसे हमने बात की थी यहाँ पर रजोधर्म में ऋतुस्राव की जो अनुपस्थिति है ये गर्भधारण के कारण भी होगी, तनाव के कारण भी होगी, कमजोर के कारण भी होगी। और चौथा इंपोर्टेंट पॉइंट यहां पर लिख लें, चौथा इंपोर्टेंट पॉइंट जो है यहां पर आप यही लिख देता हूं मैं, वो आप याद रखना है लैक्टेशनल अमोनियोरिया की वजह से, लैक्टेशनल अमीनोरिया, लैक्टेशनल अमीनोरिया, अमीनोरिया की वजह से। अब लैक्टेशनल अमीनोरिया क्या है? लैक्टेशनल अमीनोरिया ये है कि प्रसव के बाद भी जो स्त्री है उसको लगभग 6 महीने तक या लगभग अधिकतम 6 महीने तक वहां पर उनको ऋतुस्राव नहीं होता। तो लैक्टेशनल अमीनोरिया के कारण भी, लैक्टेशनल अमीनोरिया के कारण भी ऋतुस्राव या रजोधर्म अनुपस्थित होता है। लेकिन इसका जो कारण है कि क्यों लैक्टेशनल अमीनोरिया, क्योंकि यहां पर जो है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन की उच्च सांद्रता की वजह से, प्रोलैक्टिन हार्मोन की उच्च सांद्रता के कारण, उच्च सांद्रता के कारण, उच्च सांद्रता के कारण। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो लैक्टेशनल अमीनोरिया है मतलब ऋतुस्राव या रजोधर्म यहां पर गर्भपात के कारण, तनाव के कारण, कमजोर शारीरिक स्वास्थ्य के कारण नहीं आता। उसके अलावा लैक्टेशनल अमीनोरिया के टाइम भी यहां पर रजोधर्म ऋतुस्राव अनुपस्थित होता है। उसका कारण होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन की उच्च सांद्रता, प्रोलैक्टिन हार्मोन की, यहां थी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब ये उच्च सांद्रता करती क्या है, ये यहां पर नेगेटिव फीडबैक देती है हाइपोथैलेमस को, उसके अलावा अग्र पीयूष ग्रंथि को। तो एफएसएच और एलएच कम निकलेंगे तो आगे फोलिकल का डेवलपमेंट ही नहीं होगा, फोलिकल का डेवलपमेंट नहीं होगा तो आगे अंडोत्सर्ग नहीं होगा, और आगे की चीज देखें तो यहाँ पर आगे की तरफ वो पूरी मेस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लैक्टेशनल अमोनिया के कारण भी प्रोलैक्टिन हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है, इस वजह से यहाँ पर रजोधर्म या दूसरा अनुपस्थित होता है, यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन की उच्च सांद्रता की वजह से। और हम बात करें यहाँ पर जननिक आयु मीनार को मीनोपोज से लेकर के जो आयु होती है उसको हम बोलते हैं जननिक आयु, और मीनोपोज में से मीनार आयु को माइनस कर दो तो जननिक आयु निकल के आ जाए। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है बच्चों जो यहाँ पर एनसीईआरटी में बस उनका नाम दिया हुआ है, उसके बारे में कोई विस्तृत रूप से नहीं बताया, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ पे उससे संबंधित आ जाते हैं, तो ये आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। ठीक है, तो वो उससे संबंधित मैंने सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ली है। ठीक है, अब आगे जो है यहाँ पर हमने मेस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट पढ़ लिया, अब आगे हमें यहाँ पर निषेचन, ठीक है, निषेचन के बाद देखेंगे तो यहाँ पर हमें जो है भ्रूणीय परिवर्तन फिर देखना है, भ्रूणीय परिवर्तन, फिर उसके बाद अंतःरोपण इम्प्लांटेशन, ठीक है, उसके बाद आगे की प्रोसेस पार्चुरेशंस वगैरह, ये सब चीजें हमें यहाँ पे अध्ययन करनी है, वो आगे हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।